एक ऐसी दुनिया जहाँ गॉड के किए गए हर डिस्ट्रक्शन महज नेचुरल क्लाइमेट्स की तरह लगते हैं, जहाँ एक तरफ आम इंसानों के लिए गॉड को देख पाना मुश्किल है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पावर के इस्तेमाल से गॉड को देख सकते हैं। इस कहानी में हमारा हीरो गडाउ शुरू में एक आम बच्चा होता है, मगर एक हादसे के बाद से कैंपेन नामक गॉड बनने का मौका हासिल होता है, जहाँ वो अपने पावर से दूसरे गॉड को मार और पनिश कर सकता है। तो आखिर उसके साथ आगे क्या होता है, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम गडाउ को देखते हैं जो इटली में किसी को ढूंढ रहा होता है। गडाउ के पास उसके दादा की दी हुई टैबलेट होती है, जिससे वो दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसके असली मालिक के हवाले करने आया था। यहाँ वो इटली में सभी से जानकारी ले रहा होता है, तभी उसके सामने एरिका नाम की लड़की आ जाती है। एरिका असल में ब्लैक नाइट कॉपर क्रॉस की मेंबर होती है, इसलिए उसका काम दुनिया को गॉड के हमले से बचाना होता है। यहाँ वो गडाउ की हाथ में टैबलेट को देख उसे गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि गडाउ ने इस टैबलेट को किसी से चुराया होगा, मगर गडाउ उसे सच बताने की कोशिश करता, पर एरिका उसकी एक नहीं सुनती। अब गडाउ की टैबलेट ना देने पर एरिका उस पे हमला करने लगती है, मगर तभी एक जोरदार झटका उन दोनों को हिला के रख देता है। हम देखते कि गॉड, जिसकी शक्ल किसी जानवर की तरह होती है, वो पूरे शहर पर डिस्ट्रक्शन मचा रहा होता है। इसलिए एरिका अपना फर्ज निभाने के लिए उसे मारने के लिए चल देती है, जिसके बाद वो अपने रूप को बदलकर उस गॉड के सामने पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ गडाउ एरिका के पीछे पीछे आने लगता है, मगर बीच रास्ते में उसकी मुलाकात एक दूसरे गॉड से होती है। इस गॉड का नाम वेथरेंजा होता है। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि वेथरेंजा ने अपने पावर से पहले गॉड को सम्मन किया था। खैर, यहाँ वेथरजीना की नजर गडाउ की टैबलेट पर पड़ती है और वो उसकी जांच में लग जाता है। यहाँ वेथरजीना को मालूम पड़ता है कि वो जितना भी शक्तिशाली हो, मगर उसे सिर्फ गडाउ हरा सकता था। अब ये सब बातें गडाउ को समझ नहीं आती और तब तक वेथरजीना वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, दूसरी तरफ एरिका उस मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, मगर एक आम इंसान के लिए गॉड से लड़ना आसान नहीं होता, इसलिए वो गॉड एरिका पे भारी पड़ने लगता है। अब एरिका का हर बार उस गॉड पर ना के बराबर काम करता है। इसी के साथ वो गॉड अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर एरिका को हवा में धकेल देता है। इस तरह एरिका की जान जाने ही वाली होती है, मगर तब गडाउ ही सामने आ जाता है उसकी जान बचाने के लिए। अब एरिका की जान बचने के बाद वो गॉड भी चुटकियों में गायब हो जाता है। इसके बाद हम एरिका को देखते हैं, जिससे अब गडाउ की असलियत मालूम पड़ गई है। यहाँ वो जान चुके कि गडाउ असल में उसे टैबलेट को अपने मालिक पर लौटाने आया है, इसलिए वो उसकी मदद करने की ठान लेती है। वहीं कुछ समय बाद वो दोनों लुशीरिया नाम की औरत को ढूंढ लेते हैं। लुशीरिया असल में गडाउ की दादा की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और दादा ने आखिरी इच्छा में उसे टैबलेट को हवाले करने को कहा था। जब काफी मेहनत के बाद वो लुशीरिया को ढूंढ लेते हैं, मगर गडाउ को एक छोटा सा झटका मिलता है। असल में उसे लगा था कि लुशीरिया उसके दादा की उम्र की औरत होगी, लेकिन लुशीरिया किसी नौजवान लड़की से कम नहीं होती। फिर गडाउ अपना काम को करते हुए इस टैबलेट को लुशीरिया के हवाले कर देता है, मगर तभी लुशीरिया उसे टैबलेट की एक खास जानकारी बताती है। वो कहती कि ये टैबलेट कोई आम टैबलेट नहीं, असल में इसमें शक्तियों का भंडार है। इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति गॉड की शक्ति को अपने शरीर में समा सकता है। अब इतना कहने के बाद वो टैबलेट को दोबारा गडाउ के हवाले कर देती है। वो कहती कि इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। वहीं इसके बाद लुशीरिया उन दोनों को आराम करने के लिए भेज देती है। जब हम देखते कि गडाउ जैसे कैमरे में पहुंचता है, उसकी नजर अब एरिका पे पाती है जो बेड पर लेटी हुई थी। अब यहाँ गडाउ कैसे भी करके खुद को संभाल लेता है, मगर अगली सुबह एरिका की नींद खुलती है और वो गडाउ पर गुस्सा होने लगती है। असल में वो उसमें इल्जाम लगाती कि उसने कल रात के वक्त उसके साथ कुछ बुरा किया होगा। अब ये बहस चल ही रहा होता है कि तभी एक जोरदार झटके के साथ उन दोनों का ध्यान बाहर की तरफ जाता है। यहाँ वो एक गॉड को गुस्से में जाते हुए देखते हैं। इस गॉड का नाम मेलकाट होता है और वो गुस्से में इसलिए होता है क्योंकि उसे किसी दूसरे गॉड ने फाइट के लिए सम्मन किया था। अब वो दूसरा गॉड और कोई नहीं बल्कि वेथरजीना होता है। इसी के साथ एरिका के चेहरे पर घबराहट आने लगती है। असल में ये उसे पता था कि अगर दो गॉड के बीच में बैटल होती है, तब उससे सबसे ज्यादा खतरनाक असर पूरी दुनिया पर हो सकता है, इसलिए वो बिना देरी के उन दोनों को रोकने चल देती है। वो गडाउ को रियलाइज होता है कि टैबलेट का इस्तेमाल कर उन दोनों को रोका जा सकता है, इसलिए वो भी एरिका के पीछे जाने लगता है। जहाँ कुछ समय बाद हम देखते कि वेथरजीना के पास 10 अलग शक्तियाँ होती हैं, इसलिए वो उन सभी का इस्तेमाल करके मेलकाट पर हमला करने वाला होता है, मगर तभी एरिका उसे ऐसा करने से रोक देती है। पर वेथरजीना को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो एरिका पर हमला करके उसे रोक देता है। इसी बीच एरिका ने अपने पावर से चारों तरफ शील्ड बना लिया होता है, जिस कारण से उसे गडाउ को कुछ नहीं हो सकता था। पर तभी वेथरजीना अपने स्पेशल तलवार को सम्मन करता है, जिसके बाद एरिका की शील्ड पर वार करता है। यहाँ धीरे धीरे वो शील्ड टूटती जाती है, मगर इसी बीच गडाउ ठान लेता है कि वो टैबलेट का इस्तेमाल करके वेथरजीना की शक्तियों को अपने अंदर समा लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गडाउ काफी मेहनत के बाद वेथरजीना के हथियार को अपने हाथ में कर ही लेता है। वहीं दूसरी तरफ गडाउ और एरिका ने मेलकाट के साथ मिलकर वेथरजीना को हराने का सोच लिया होता है,
जिसके बाद हम एरिका को देखते हैं जो गडाओ को किस करने लगती है। असल में गडाओ को वेतरजिना से लड़ने के लिए उसकी सभी जानकारी हासिल करनी होगी और गडाओ को किस के जरिए अपने दिमाग में वेतरजिना की बसी सारी जानकारी को गडाओ के दिमाग में शेयर कर देती है। इस तरह गडाओ फुल पावर का इस्तेमाल करके वेतरजिना को हरा देता है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि वेतरजिना ने ये बात सच बोली थी कि उसे सिर्फ गडाओ हरा सकता है। खैर युद्ध के दौरान गडाओ काफी नाजुक हालत में आ जाता है। वो बेहोशी की हालत में पंडोरा से मिलता है। पंडोरा असल में सभी गॉड की मदर होती है। यहाँ वो गडाओ को कहते कि तुमने दुनिया की खातिर खुद को सेक्रीफाइस किया, इसलिए मैं तुम्हें कैंपेन की तरह दोबारा रिबॉर्न करती हूँ। कैंपेन असल में गॉड स्लेयर होते हैं जो दूसरे गॉड की उनके गलत काम के लिए पनिश किया करते हैं। वहीं कुछ समय बाद गडाओ होश में आता है जहाँ वो खुद को सामने एरिका को देखता है। यहाँ हम देखते हैं कि गडाओ वापस अपने जापान शहर आ चुका है जहाँ उसके पीछे एरिका भी आ चुकी होती है। असल में एरिका को गडाओ पसंद आने लगा है और वो उसे अपना बनाने का ठान लेती है। मगर गडाओ की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम शिजुका होता है। यहाँ वो अपने भाई पे नाराज होती है क्योंकि वो इटली तो अकेला गया था मगर साथ में एक लड़की को ले आया है। खैर यहाँ सभी बातें को किनारे कर गडाओ अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और गडाओ के क्लास में एक रूमर फैली होती है कि एक इटालियन लड़की उनके क्लास में एडमिशन लेने वाली है। मगर गडाओ इन रूमर्स से दूर अपने ख्यालों में खोया होता है। यहाँ वो अपने लास्ट फाइटर एरिका को याद करने लगता है। तभी उसका सपना एक आवाज से टूट जाता है। यहाँ असल में एरिका उनकी क्लास में एडमिशन लेने आई होती है। अब हमें क्लियर होता है कि वो इटालियन स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि खुद एरिका होती है। अब एरिका खुद को इंट्रोड्यूस करते जिसके बाद सभी स्टूडेंट से कहते कि मैंने सभी को चुन लिया है जिसका नाम गडाओ है, इसलिए बाकी लोग मेरे पर लाइन मारने की कोशिश ना करें। अब ये बात पूरी क्लास में चिंगारी की तरफ फैलने लगती है। क्लास के कुछ लड़के गडाओ से जलन खा के उसे मारने वाले होते हैं मगर तभी गडाओ हिम्मत करके एरिका को खींचकर बाहर ले आता है और यहाँ वो गलती से किसी और लड़की को ले आता है। इस लड़की का नाम मारिया होता है और इसके पास भी एरिका की तरह कुछ अनोखे पावर्स होते हैं जो कि हम आगे कहानी में मालूम पड़ेगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हम कहानी के ऐसे विलन को देखते हैं जिसका नाम साशा होता है। साशा के सामने एक लड़की होती है जिसका नाम एलियाना है। इसे साशा ऑर्डर देता है कि मारिया को कैद करके उसे वापस ले आए, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है हमें आगे मालूम पड़ेगा। जिसके बाद हम फिर से गडाओ को देखते जो मारिया से बात कर रहा होता है। या मारिया उसे बताते कि गडाओ की गॉड होने वाली बात उसे मालूम है, इसलिए वो उसे अपने एडवाइजर से बात करवाती जिसका नाम अकाप्सु है। अकामासु असल में गवर्नमेंट का मेंबर होता है जहाँ वो दुनिया में हो रहे गॉड और ह्यूमन की गलती को इन्वेस्टिगेट किया करते हैं। इसी के साथ वो गडाओ को रिवील करते कि मारिया भी उसी गवर्नमेंट की मेंबर है और वो दोनों गडाओ को साथ शामिल करना चाहते हैं। मगर गडाओ कुछ ना कहकर वापस अपने घर आ जाता है। या शिजुका गडाओ पर गुस्सा होती क्योंकि उसके भाई ने इस बार स्कूल की फेमस लड़की मारिया के साथ घूम रहा था। खैर यहाँ वो उसकी बातों को अनसुना करके अपने बेड पर आराम करने चल देता है। इसके बाद वो कामाकासु की बातों को याद करने आ जाता है जहाँ वो गडाओ को बताता है कि एरिका असल में कॉपर ब्लॉक क्रॉस संगठन की मेंबर है और एरिका गडाओ को इसलिए पास जा रही है ताकि उसे अपने संगठन में शामिल करवा सके। अब इसी बात को सोचकर गडाओ परेशान होता है कि तभी उसके सामने एरिका आ जाती है। यहाँ एरिका फिर से गडाओ के क्लोज आने की कोशिश करती है मगर इस बार उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसके अगले दिन गडाओ एरिका की मेड द्वारा वापस इटली में ले आया जाता है। यहाँ गडाओ इटली आने से खुश नहीं होता मगर एरिका की मेड उसे कुछ समय के लिए सब्र करने को कहती है। वहीं कुछ समय बाद गडाओ के सामने एक लड़की आ जाती है, इसका नाम एथेना होता है और ये गडाओ को फाइट करने के लिए पूछती है मगर गडाओ उसे फाइट करने से मना कर देता है। जिसके बाद एथेना उसे अपने बर्ड से हमला करके वहाँ से गायब हो जाती है। खैर कुछ समय बाद गडाओ से मिलने एरिका आती है। या वो गडाओ को कॉपर ब्लैक क्रॉस के 3 जजेस से मिलवाती है। असल में ये 3 जजेस गडाओ को चेक करने आए थे कि क्या वो संगठन में ज्वाइन होने लायक है या नहीं। या गडाओ को कुछ समझ आता तब तक एरिका से फाइट करने के लिए बोलने लगती है। शुरू में गडाओ ऐसा करने से मना करता है मगर एरिका उसको धक्का देने के बाद उससे फाइट करने के लिए तैयार होती है। अब एरिका अपने पावर से कुछ मॉन्स्टर से गडाओ पर हमला करवाती है जहाँ गडाओ खुद की जान बचाने के लिए उसने अपने पावर का इस्तेमाल करके तलवार को सम्मन कर लेता है। इस तरह गडाओ एरिका के भेजे सभी मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। यहाँ वो काफी हद तक खुद को बचाने में कामयाब भी होता है। वहीं दूसरी तरफ तीनों जजेस गडाओ की पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद गडाओ फुल पावर के साथ एरिका को उठाकर उसमें ले जाता है। जिसके बाद गडाओ एरिका पे ये सब करने के लिए गुस्सा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया, मुझे इस्तेमाल करने के लिए कर रही हो। जहाँ एरिका को गडाओ की बातों से बुरा लगता है, वो उससे साफ कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ना कि इस्तेमाल करने के लिए। अब तीनों जज गडाओ की कैंपेन पावर को देखकर खुश हो जाते हैं, इसलिए वो गडाओ को उसकी जीत के लिए एक मेडल सौंप देते हैं। ये मेडल असल में गॉर्जरीन होता है जिसके इस्तेमाल से किसी भी गॉर्जरीन को स्नेक में बदला जा सकता है। अब गडाओ गॉर्जरीन की पावर को अनजान है, उसे अपने साथ रख लेता है। इसी के साथ हमारी नजर इलियाना पे जाती है जो गडाओ को चुपके से देख रही होती है।
हम मारिया को देखते हैं जो अपनी कंघी कर रही होती है, मगर तभी उसे सिक्स्थ सेंस से मालूम पड़ता है कि शहर में कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब मारिया का शक सही साबित हो रहा था जब कावासाकी उसे बताता कि दुनिया में एक बड़ा खतरा आने वाला है, लेकिन इसमें इस बार गडो भी शामिल होगा। असल में कावात्सु बताता है कि गडो के पास गॉर्जरिन आ चुका है, जिसकी वजह से शहर में खतरा नौता दे सकता है। वही शहर की दूसरी तरफ हिस्से में एंथेना को देखते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके गॉर्जरिन को सम्मान करती है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि एथेना असल में उस गॉर्जरिन के पीछे पड़ी होती है जिसे गडो ने हाल ही में 3 जजेस से हासिल किया था। अब अगले सीन में हम गडो को देखते जो एरिका के साथ स्कूल जा रहा होता है। यहाँ एरिका को गडो के साथ देखकर स्कूल की सभी लड़कियां गडो को गुस्सा होने लगती हैं। यहाँ उनका सोचना था कि आखिर गडो ने एरिका जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे छीन लिया। अभी गर्मी का माहौल बढ़ ही रहा होता है, तभी वहाँ मारिया आती है। उसे देख के सब मालूम पड़ता है कि वो गडो पे गुस्सा होती है, इसलिए गडो को खींचकर रूफटॉप पर ले जाती है। इसी के साथ मारिया उसे बताती है कि तुम्हें अपने हर कदम को देखकर चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी निकल के पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती है। अब गडो को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए एरिका से गॉर्जरिन के बारे में पूछती है। इसके बाद गडो बिना देरी किए उस गॉर्जरिन को उसके हवाले कर देता है। इसके बाद वो दोनों आगे की बात के लिए श्राइन में पहुंचते हैं। यहाँ मारिया रिवील करती कि प्रिंसेस एली ने कुछ समय पहले एक प्रोफेसी की थी, जिसके हिसाब से एक दिन गॉर्जरिन की मदद से पूरी दुनिया अंडरवाटर की चली जाएगी। अब इस प्रोफेसी को सही साबित होने से रोकने के लिए मारिया ने गडो से उस गॉर्जरिन को अपने साथ सेफ रखने के लिए कहा। वहीं कुछ देर बाद एरिका भी वहां आ जाती है और वो मारिया को बताती है कि गडो दूसरे कैंपेन से अलग है, वो अपने पावर से गॉर्जरिन को आसानी से हरा सकता है। इसलिए एरिका मारिया को अपने सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करके समर को ढूंढने के लिए कहती है। यहाँ मारिया को एथेना के बारे में मालूम पड़ता है। इसके बाद एरिका गडो एथेना से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें मालूम पड़ता है कि एथेना असल में अपने लोएस्ट फॉर्म में होती है, यानी कि गॉर्जरिन को हासिल करने के बाद वो ताकतवर बन सकती है। यार ये होने से रोकने के लिए एरिका उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर एथेना उन्हें गुस्से में गॉर्जरिन को उसके हवाले कर अपनी जान बचाने को कहती है। पर एरिका उसकी बातों को ठुकराकर उससे लड़ने का सोच लेती है, मगर एथेना एक गॉड होती है, इसलिए वो आसानी से उन्हें टक्कर दे देती है। इसके बाद वो गडो के पास जाके उसको किस करती है, जिसके बाद गडो की सारी पावर एथेना में ट्रांसफर होने लगती है। इस तरह गडो पूरी तरह से कमजोर होकर नीचे गिर जाता है, मगर तभी एरिका हिम्मत करके आगे आती है और एथेना पर अपने पावर का इस्तेमाल कर उसे कुछ समय के लिए कैद कर लेती है। इसी बीच वो गडो को अपने संग लेके वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मारिया भी गडो के पास आ नहीं रही होती है, मगर बीच रास्ते में एलियाना उसे रोक लेती है। यहाँ एलियाना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे प्लान का पूरा नहीं होने दूंगी। इसके बाद वो अपने पावर से इस्तेमाल करनी ही वाली होती है, मगर तभी इन्हीं समय वहाँ पर अकमासु आ जाता है और वो मारिया को बचाकर वहाँ से भाग ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ गडो होश में आता है, मारिया की चिंता करने लगता है। असल में उसे डर था कि एथेना उसे गॉर्जरिन हासिल करने के लिए डेंजर में ना डाल दे, मगर तभी एरिका उसे संभालते हुए समझाती है तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तुम मारिया की जान बचाकर पूरी दुनिया को खतरों में डाल दो, या तो मुझे किस करके एथेना की सारी मेमोरी के बारे में जान लो और उसकी वीकनेस ढूंढकर उसे हरा दो। गडो को दुनिया बचाने के लिए एरिका को किस करना पड़ता है, मगर वहाँ गडो के अपोजिट एरिका इस पल का अच्छे से लुत्फ उठाती है। अब इस तरफ गडो को एथेना की सारी जानकारी मिलने लगती है। यहाँ व्यूअर्स को यही भी मालूम पड़ता है कि एथेना जूलियस और मैक्सिस की बेटी होती है और एथेना अपनी माँ की तरह स्नेक गॉडेस रह चुकी थी, मगर जब तक गडो को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाती तब तक वो खुद को रोक देता है। असल में वो खुद को खुली जगह पर ऐसा करते हुए देख अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। खैर एरिका उसे फिर से किस करने के लिए कहती है, मगर तभी उनकी नजर आसमान पर जाती है। एथेना ने अपने अगले कदम को चलना शुरू कर दिया था। अब गॉर्जरिन को बचाने के लिए गडो और एरिका तेजी से मारिया की तरफ जा रहे थे, जहाँ बीच रास्ते में गडो को मारिया का कॉल आता है। यह मारिया बताते कि अकमासु ने उनके समय जान बचा ली थी। इसके बाद गॉडियो उसे कहता है कि तुम्हें हमारे आने तक गॉर्जरिन को संभाल कर रखना होगा, और गडो ये भी कहता है अगर तुम भी किसी मुसीबत में आओ तो तब तक तुम मेरा नाम ले लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मगर कुछ समय बाद एथेना को देखते हैं जो अपने वर्ड को सब जगह भेजकर गॉर्जरिन का पता लगा लेती है। अब उसे मारिया और गॉर्जरिन का पता लग जाता है, इसलिए वो उसके पास पहुंच जाती है। यहाँ मारिया पहली बार एथेना को देखकर डर जाती है, मगर तभी एथेना अपनी पावर का इस्तेमाल करके गॉर्जरिन को हासिल कर लेती है और इसी के साथ वो खुद को अपने हाईएस्ट फॉर्म में तब्दील कर लेती है, जहाँ वो एक बच्ची से सीधा खूबसूरत लड़की बन जाती है। मगर यहाँ एथेना को रियलाइज होता है कि उसकी पावर अभी भी पूरी नहीं है, जिसके बाद वो मारिया पर हमला करने वाली होती है। पर तब मारिया को गडो की बात याद आती है, वो खुद को खतरे में गडो का नाम पुकारती है। ठीक उसी पल गडो वहाँ आके मारिया की जान बचा लेता है। अब यह मारिया को कहीं ना कहीं कुछ समझ आ जाता है कि गडो दूसरे गॉड के कंपेयर में काफी अलग है। वो लोगों की सुनता है जो और वो अपने करीबों को बचाने की कोशिश करता है। खैर यहाँ गडो अपनी तलवार को सम्मान करके एथेना के सामने आ जाता है, पर अब यहाँ एथेना भी उसके एटीट्यूड को देखकर एक्साइटेड हो जाती है।
इसके बाद वो दोनों अपनी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर गड्ढाओं ने अभी तक एथेना की पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं की थी, इसलिए वो एरिका को से दोबारा किस करने को कहता है। इसके बाद एरिका खुशी खुशी से किस कर लेती है और तब गड्ढाओं को एथेना की पूरी जानकारी मिल जाती है। अब इस तरह गड्ढाओं एथेना को अपने गोल्डन वर्ल्ड में ले जाता है। इस तरह उन दोनों के बीच में युद्ध की शुरुआत भी हो जाती है, जहाँ हम देखते कि एथेना अब उस पे अपने स्नेक मॉन्स्टर से हमला करने वाली होती है, मगर गड्ढाओं उन सभी को अपनी स्ट्रैटेजी से एक बार घायल कर देता है। इस तरह उन दोनों का युद्ध उसमें चरम सीमा पे आ जाता है। यहाँ गड्ढाओं एथेना को उसकी बुराई करके उकसाने लगता है। इसके बाद एथेना गुस्से में उस पर वार करती और तब गड्ढाओं अपने आखिरी हथियार का इस्तेमाल करने लगता है। ये हथियार असल में एक डिवाइन भाला होता है जो किसी भी गॉड के शरीर को चीर के रख सकता है, इसलिए गड्ढाओं उस हथियार के एथेना पर वार कर देता है, जिसके बाद एथेना हारकर अपने लोएस्ट फॉर्म में आ जाती है। यह गड्ढाओं के पास एथेना को मारने का मौका मिलता है, लेकिन जब उसकी नजर एथेना के मासूम चेहरे पर जाती है तो सब उसे जिंदा छोड़ देता है। लेकिन ये बात एथेना को पसंद नहीं आती और वो गड्ढाओं को जल्दी मिलकर मारने का वादा करती है। इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाती है। नहीं, एरिका मनी मन इस बात को हैरान थी कि गड्ढाओं ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया, लेकिन उसे गड्ढाओं पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसे कुछ नहीं कहती। अब अगले दिन गड्ढाओं अपने घर पर टीवी देखता है, जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि जिस जगह वो एथेना से लड़ रहा था वहाँ पर एक गड्ढा हो गया था। अब ये चीज आम लोगों के लिए एक अनजान गुत्थी बनकर रह जाती है। इसी के साथ गड्ढाओं की लाइफ को देखते हैं, जहाँ उसके घर पर मारिया भी आ जाती है। असल में मारिया को भी गड्ढाओं पसंद आ गया था, इसलिए वो उसके अपने साथ टाइम बताना चाहती है, मगर इस बात से शिजुका खुश नहीं होती। वो अपने भाई को एक ऐसी लड़की को फंसाने के लिए डांटने लगती है। अब इस तरह एक दिन बीत जाता है। हम गड्ढाओं को देखते हैं जब एरिका को स्कूल ले जाने के लिए बुलाने आता है, मगर कमरे में घुसते ही एरिका को बिना कपड़ों के सोते देखता हूँ, कैसे भी करके एरिका को स्कूल चलने के लिए मना कर लेता है। इसके बाद हम मारिया को देखते जो अपने ख्यालों में साशा डिलियानो को देखती है। अब इस सीन में उसे मालूम पड़ता है कि मारिया का साशा के साथ कुछ पुराना रिश्ता है, इसलिए एलियाना उसके कहने पर मारिया को पकड़ने आई थी। अब कुछ देर बाद मारिया गड्ढाओं के घर में होती है, जहाँ गड्ढाओं के साथ स्पेशल खाना बना रही होती है। यहाँ उसके साथ में शिजुका भी होती है और वो मारिया को टॉन्ट करके पूछती कि गड्ढाओं से शादी करना चाहती है। ये सुनकर मारिया अंदर से शर्मा जाने लगती है। जिसके बाद हम स्कूल में पहुंचते हैं, जहाँ एरिका गड्ढाओं की गोद में बैठकर अनाप शनाप हरकत कर रही होती है, मगर तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है और वो एरिका से जेलस होने लगती है। अब मारिया के जेलस होने वाली बात एरिका समझ जाती है, जिसके कुछ देर बाद एरिका बेसबॉल प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ दूसरी तरफ मारिया गड्ढाओं से बात करने में लगी होती है। वो गड्ढाओं से पूछती है, आखिर तुम एरिका की इतनी क्लोज कैसे हो? इस पे गड्ढाओं रिवील करता है कि एरिका ने उसे हर मुसीबत में बाहर निकाला है और यहाँ तक एरिका ने उसकी 2 बार जान भी बचाई है। अब उनकी बातचीत चल ही रही होती है, तब एरिका वहाँ आ जाती है और वो मारिया से उसकी बेसबॉल गेम खेलने को कहती है। शुरू में मारिया ऐसा करने से मना करती है, मगर एरिका के उकसाने पर मान जाती है। अब खेल शुरू होता है, जहाँ मारिया बेसबॉल बैट लेके आती है एरिका की बॉल मारने के लिए, मगर बेसबॉल का कोई एक्सपीरियंस ना होने पर वो हर बॉल को डॉज कर देती है। अब उससे आखिरी बॉल डॉज होने पर गड्ढाओं के प्राइवेट हिस्से पे जा लगती है। अब इसी के साथ मारिया और एरिका भी थोड़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग बनाने लगते हैं, जिसके बाद वो तीनों साथ में लंच भी करते हैं। यह मारिया अपने हाथों से बनाए हुए सभी खाने पेश करती है। असल में मारिया खाने के लिए गड्ढाओं का दिल जीतना चाहती थी, मगर तभी एरिका उसके खाने की पहली बाइट लेके उसके अरमानों पर पानी फेर देती है। खैर, यहाँ एरिका को मालूम पड़ चुका था कि मारिया गड्ढाओं से प्यार करने लगी है, इसलिए वो गड्ढाओं को कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ मारिया के साथ शेयर कर सकती हूँ और अगर तुमने किसी तीसरी लड़की पर लाइन मारी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब ये बात गड्ढाओं को हाजिम नहीं होती, इसलिए एरिका उसे बताती कि असल में मारिया के पास सिक्स्थ सेंस की पावर है, जिसे हासिल करके गड्ढाओं और भी ताकतवर हो सकता है। यानी कि वो मारिया को गड्ढाओं को किस करने से राजी हो जाती है, ताकि गड्ढाओं को मारिया की पावर मिल सके। यार, इसी बातचीत के दौरान एरिका फोन की बात करने लगती है, तो एरिका को मालूम पड़ता है कि मारिया के पास कोई फोन नहीं है, तब वो उसे फोन खरीदने के लिए मना लेती है। शुरू में मारिया नए फोन खरीदने से मना कर देती है, लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि उसे फोन का इस्तेमाल करके गड्ढाओं से बात कर सकती है, तो वो फोन लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद गड्ढाओं को देखते जब मारिया को अपने संग फोन की शॉपिंग करने के लिए लेके आया हुआ है। यह मारिया को फोन की कोई नॉलेज नहीं होती, इसलिए गड्ढाओं को उसके साथ एक नए फोन सिलेक्ट करने को कहती है। इसके बाद गड्ढाओं उसके लिए एक फोन तो खरीद लेता है और तब मारिया की सेफ्टी के लिए उसके फोन में अपने नंबर को सेव कर देता है। यह गड्ढाओं का नंबर पाते मारिया अंदर से खुश हो जाती है। इसके बाद हम रात के वक्त एरिका को देखते हैं, जो फोन का पहली बार इस्तेमाल करते हुए गड्ढाओं को कॉल लगाती है। अगर दूसरी तरफ गड्ढाओं होश में आते अपने फोन को चेक करता है, जहाँ से मारिया का ढेर सारा मिस्ड कॉल दिखता है, तब तो उसकी चिंता करने लगता है। वही गड्ढाओं को एक और कॉल आता है, जो कि 6th कैंपेन सेलिब्रेटर ने किया था। यहाँ वो गड्ढाओं को साशा के बारे में बताता है, जो चाहता था कि गड्ढाओं उससे फाइट करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। अब इससे सेलिब्रेटर को ये फायदा मिलता है कि गड्ढाओं स्ट्रॉन्ग बनने के बाद उससे आखिरी फाइट में लड़ सकेगा।
वहीं दूसरी तरफ मारिया को इलियाना ने किडनैप कर लिया है, जिसके बाद वो साशा के पास ले जाती है। अब साशा की किडनैप वाली बात जल्दी गड्डो और एरिका को पता लग जाती है, इसलिए वो दोनों उसके श्राइन पहुंचते हैं। वहाँ ने अकामात्सु से पता लगता है कि मारिया को साशा नाम के व्यक्ति ने पकड़ लिया है। अब यहाँ गड्डो को मारिया के लिए चिंता होती है, इसलिए वो अकामात्सु से पूछता है, क्या तुम हमें साशा तक पहुँचा सकते हो। इस पे अकामात्सु राजी हो जाता है और उन्हें साशा के अड्डे पर ले जाने लगता है। पर इसी दौरान हम मारिया को देखते हैं, जिसे साशा के सामने बंदी बनाकर रखा गया होता है। यह मारिया को पता था कि साशा को उससे क्या चाहिए, इसलिए वो उसे साफ मना कर देती है कि मारिया बताती है वो उसके लिए कुछ भी गॉड को समन नहीं करने वाली। मगर साशा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वो अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने डेड आर्मी को समन करता है। और इसी दौरान मारिया उसके वश में आ जाती है और साशा की बात मान जाती है। यहाँ साशा को मालूम पड़ता है कि जिस गॉड को बुलाने जा रहा है वो असल में वो गॉड होगा जिसने इजिप्शियन गॉड को मार चुका था। वहीं दूसरी तरफ एरिका और गड्डो साशा को लोकेशन में पहुंच जाते हैं, जहां वो एक बिल्डिंग में जैसे ही एंटर करते तब उन्हें साशा की डेड आर्मी वहां मिलती है और उन पे हमला कर देती है। इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर उन डेड आर्मी का खात्मा कर देते हैं। तब हम साशा को देखते हैं, जिसे एरिका और गड्डो के बारे में मालूम पड़ता है। वो बिना देरी किए उन पे अपने स्पेशल सोल्जर को भेज देता है। अब यहाँ तक एक जाइंट मॉन्स्टर एरिका और गड्डो के सामने आ जाता है। एरिका आगे बढ़ते हुए इस मॉन्स्टर पर अपने तलवार से वार करके उसे मार गिराती है। अब हम एलियाना को देखते हैं, जो मारिया को बताते कि साशा से लड़ने के लिए एरिका और गड्डो आ चुके हैं। यह मारिया को विश्वास था कि गड्डो साशा से लड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो उसे बचाने के लिए आया है। मगर ये बात एलियाना को समझ नहीं आती और वो कमरे से बाहर चली जाती है। इसके बाद हम एरिका को देखते जो गड्डो को पीछे कर उन सभी आर्मी से लड़ने लगती है। यहाँ वो गड्डो से कहते कि तुम्हें अपनी शक्ति को साशा से लड़ने के लिए बचाना होगा। इसके बाद वो दोनों साशा के सामने आ जाते हैं। यहाँ साशा उन्हें आराम से बात करने के लिए कहता है और साथ में गड्डो को बताते कि साशा उनकी 4 साल से प्रॉपर्टी है, इसलिए वो उसे उसके सवाल नहीं करेगा। असल में साशा के पास गॉड को समन करने की शक्ति होती है, जिसका इस्तेमाल मारिया ने पहली बार 4 साल में किया था। मगर उसी दौरान मारिया ने जिस गॉड को समन किया था उसे गड्डो का दोस्त सेल्वाटोर ने चुरा लिया था। यहाँ साशा चाहता तो गड्डो और एरिका को मार सकता था, जहाँ वो गड्डो से कहता है, अगर तुम मारिया को सुबह होने तक मुझसे बचा लेते हो तो मैं चंगुल से आजाद कर दूंगा। इसके बाद वो मारिया को उसके हवाले कर देता है और गड्डो और एरिका मारिया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बीच रास्ते में मारिया पूरी बात बताती है, जो 4 साल पहले वो अपनी माँ की वजह से खुद को साशा के चंगुल में बचा पाई थी। मगर इस बार साशा ने उनका इस्तेमाल करने का सोच लिया है, इसलिए वो गड्डो और एरिका को उससे साशा के हवाले कर देने को कहती है, ताकि उन दोनों को कोई नुकसान न पहुँचे। मगर गड्डो अपने दोस्त को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता, जिसके बाद साशा को कहता है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। तभी गड्डो की नजर बाहर पड़ती है, जहाँ साशा के भेजे हुए भेड़िए उनका पीछा कर रहे होते हैं। अब इस टीम से मालूम पड़ता है कि साशा का खेल शुरू हो चुका है। अब कुछ समय बाद वो तीनों एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ वो साथ मिलकर उन सभी भेड़ों को मार गिराते हैं। तभी उनके सामने साशा आ जाता है। अब साशा को सामने देख गड्डो उन पे वो अपने हॉर्स अवतार का इस्तेमाल करके हमला करता है, मगर उसका साशा पर कोई असर नहीं होता। यहाँ गड्डो के पास 10 अवतार की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो किस अवतार का इस्तेमाल करके साशा को हरा सकता है। असल में मारिया के पास साशा की सभी जानकारी थी, इसलिए उसके किस किए बिना गड्डो को जीत पाना मुश्किल होता है। मगर गड्डो किस के बजाय मारिया को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। यहाँ साशा भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके खुद को भेड़िए बना चुका था। वहीं दूसरी तरफ एरिका साशा की आर्मी से फाइट करते करते एलियाना से लड़ने पहुंच जाती है। अब दोनों लड़कियां एक दूसरे को देख आपस में लड़ने चल देती हैं। मगर इसी बीच हम फिर से गड्डो को देखते हैं, जिसे फाइट के दौरान कुछ चोट लग चुकी थी, इसलिए उसके सीने में दर्द होने लगता है। मारिया उसकी चिंता करते हुए अपने मैजिक से उसे ठीक करने की कोशिश करती है, और गड्डो उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो उसे बताता है मेरे शरीर में मैजिक का कोई असर नहीं होगा। तब जाके मारिया को रियलाइज होता है कि एरिका गड्डो को इसलिए किस करती ताकि उसे हील कर सके। अब यहाँ मारिया उसे किस तो नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने हाथों से उसके दर्द को सहलाने लगती है। इसी बीच मारिया को अचानक कुछ अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, मगर वो इस बारे में गड्डो को नहीं बताती। तभी हम एरिका को देखते हैं, जिसपे एलियाना वार कर रही होती है, मगर एलियाना काफी ताकतवर होती है, इसलिए वो उसके हर वार को बराबर टक्कर देती है। अब आखिर में जब उनकी लड़ाई अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगती है, तब उन्हें बीच में मारिया रोक देती है। यह मारिया अपनी बातों से एलियाना को समझाती है कि वो साशा के साथ मिलकर पूरी दुनिया को खतरे में डाल रही है। इस पे एलियाना के दिमाग में धीरे धीरे समझ आने लगती है। जब एरिका एलियाना को इस बात के लिए ब्लैकमेल करती है, तो वो सभी के लिए फैंटेसी नोवेल के बारे में बता देगी, इसमें उसने अपने अंदर की इच्छा को खा लिया था। यहाँ असल में एरिका को एलियाना की एक नोवेल मिली थी। अब उसी बुक के दम पर वो एलियाना को साशा से दूर करने में कामयाब हो जाती है। जब कुछ समय बाद साशा वहाँ आता है, तब एलियाना अपनी नौकरी को छोड़ देती है, जिसमें साशा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब वो गुस्से में अपनी सभी डेड आर्मी को सम्मन कर लेता है और उन सभी पर हमला करने के लिए भेज देता है। यहाँ मारिया को छोड़कर सभी लोग साशा से लड़ रहे होते हैं। अब ये बात मारिया को अंदर ही अंदर खाए जाने लगती है।
वो गड्ढाओं को कैसे भी करके मदद करना चाहती है, जिसके बाद वो गड्ढाओं से अपनी तलवार को रिफॉर्म करने के लिए कहती है और उसके ऐसा करते ही गड्ढाओं के पास एक शानदार तलवार आ जाती है। मगर इसी बीच साशा अपने भेड़िए के रूप में आ जाता है, वो उन्हें सभी पर हमला करने चल देता है। पर एरिका को एहसास होता है कि जब तक मारिया गड्ढाओं के किस करके उसे साशा की जानकारी नहीं देगी तब तक गड्ढाओं को जीत पाना मुश्किल है। वहीं मारिया भी गड्ढाओं की मदद करना चाहती है, इसलिए उसकी हिम्मत करके गड्ढाओं को किस कर लेती है। इस तरह गड्ढाओं के पास साशा की सही जानकारी आ जाती है और मारिया से रोते हुए गड्ढाओं मिल जाती है। इसी के साथ गड्ढाओं अब पूरी तैयारी के साथ साशा से लड़ने वाला होता है, इसलिए वो पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद देखते कि आसपास जितने भी सोल्जर थे वो खुद ब खुद रुक जाते हैं, मगर साशा अभी भी जिंदा था, इसलिए अपने वेदर देवता का इस्तेमाल करके गड्ढाओं पर लाइटनिंग से वार करता है। इससे गड्ढाओं कुछ समय के लिए रुक तो जाता है, मगर तभी वो खुद को लाइटनिंग का इस्तेमाल करके साशा पर वार कर देता है। पर इस बार भी साशा पर कोई असर नहीं होता। अब धीरे धीरे गड्ढाओं काफी कमजोर हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर साशा उस पर हमला करने वाला होता है। मगर तभी गड्ढाओं के सामने मारिया आ जाती है और वो साशा को बताते कि आसमान में सूरज आ चुका है, यानी कि गड्ढाओं ने इस खेल में जीतकर साशा को हरा दिया है। अब साशा एक जेंटलमैन की तरह अपनी हार को एक्सेप्ट करने के वहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ मारिया को अपनी आजादी मिल चुकी है और गड्ढाओं की जान बच जाती है। कुछ दिन बाद गड्ढाओं को बाकी लड़कियों के साथ वेकेशन पर देखते हैं। यहाँ वो भी सभी आपस में वॉलीबॉल खेल रही होती हैं, जिसमें एरिका की वजह से एक बॉल गड्ढाओं को लग जाती है। यहाँ एरिका अपनी गलती ना मानकर गड्ढाओं को खुद पर ध्यान देने को कहती है, जिसके बाद कुछ समय बाद मारिया अपनी मेड संग स्टीम बात ले रही होती है। यहाँ मेड उसे गड्ढाओं से अपनी फीलिंग को शेयर करने को कहती है, मगर मारिया अभी तक को मानने को तैयार नहीं थी कि गड्ढाओं को दिल से प्यार करने लगी थी। खैर तभी यहाँ पर एरिका की मेड आ जाती है और वो दोनों को मिल्क ऑफर करती है। और दूसरी तरफ एरिका गड्ढाओं को किडनैप करके बोट पर बैठी होती है। क्या एरिका गड्ढाओं पर गुस्सा होती क्योंकि वो उसके साथ कुछ दिनों से समय नहीं बिता रहा था, इसलिए वो उसके अकेले में समय बिताने के लिए किडनैप किया था। मगर जब उसके हेडकप खोलते तब गड्ढाओं यहाँ से भाग खड़ा होता है, जिसके बाद वो सीधे मारिया के बाद स्टीम पे पहुंच जाता है। या मारिया को गुस्सा आता है कि गड्ढाओं को बुरा भला कहने लगती है। खैर अगले सीन में हम एलियाना को देखते हैं जो लॉर्ड सेल्वाटोर को ढूंढ रही होती है। तब उसे मालूम पड़ता है कि वो पास के होटल में पिज्जा खा रहा है। पर तभी हम फिर से गड्ढाओं को देखते हैं जो सभी लड़कियों से परेशान होकर वहाँ से जाने लगता है। मगर इसी बीच उसकी मुलाकात एथियाना से होती है। यह गड्ढाओं उसे दोबारा देख के हैरान होता है, मगर इस बार एथियाना उससे लड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी काम से आई होती है, जो गड्ढाओं को अपने संग वहीं रहने को कहती है, जिसपे गड्ढाओं बिना सोचे समझे चल देता है। इसके बाद वो दोनों एक बोट पर बैठकर एक आइसलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। गड्ढाओं की नजर आइसलैंड से निकल रही हो रही रोशनी पे पड़ती है। वो रोशनी इसलिए निकल रही होती क्योंकि कुछ समय पहले लॉर्ड सेल्वाटोर उसी आइलैंड की मिस्टीरियस जगह पर पहुंचा था। तभी उसकी नजर एक सील पर पड़ती है और वो उसे ब्रेक करने पर सोचने लगता है, मगर तभी वहाँ पर एलियाना आती है जो उसे ऐसा करने से रोकती है। पर लॉर्ड सेल्वाटोर उसकी बात न सुनकर अपनी तलवार से सील को तोड़ देता है, जिससे एक जोरदार हरी रोशनी निकलती है। अब ये रोशनी थी जिससे गड्ढाओं देख रहा होता है। अब उस हरी रोशनी से एक जायंट ड्रैगन बाहर निकलता है, मगर जैसे ही वो हवा में उड़ान भरता है तब उस पे पर्शिसेस नाम का गॉड से हमला कर देता है। अब यहाँ पर्शिसेस कुछ समय में उस ड्रैगन के पास जाकर उसे मारने लगता है, मगर तभी एलियाना वहाँ आके उसे ऐसा करने से रोकती है। वो बताते कि उसके ऐसा करने से पूरा शहर खतरे में पड़ सकता है, मगर पर्शिसेस उनकी बातों को अनसुना कर ड्रैगन के पीछे लग जाता है। पर तभी वहाँ पर गड्ढाओं भी पहुँच जाता है, जहाँ एलियाना उसे देखकर हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि क्या ये सब करने में तुम्हारा भी हाथ है। मगर गड्ढाओं को कुछ समझ नहीं आता और वो एथियाना के बारे में बताता है जिसके कहने पर वो आया था। खैर एथियाना पर्शिसेस की कुछ खास नहीं बनती, वो आपस में ही लगने लगते हैं। मगर तभी एथियाना अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पर्शिसेस का ध्यान गड्ढाओं की तरफ कर देती है। अब पर्शिसेस जब तक गड्ढाओं पर हमला करता तब तक एलियाना उसे सही समय पर बचाकर उसे दूर ले जाती है। इसी तरह वो खुद को और गड्ढाओं को कुछ समय की मोहलत दिलवा देती है। या एलियाना की पर्शिसेस को लेकर चिंता बढ़ने लगती है, इसलिए वो गड्ढाओं को उससे लड़ने के लिए कहती है। या गड्ढाओं से बताता है कि अगर उसे पर्शिसेस से लड़ना होगा तब उसे सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेनी होगी और वो जानकारी लेने के लिए मुझे कुछ करना होगा। अब यहाँ एलियाना बताते कि उसके पास पर्शिसेस की सारी जानकारी है, इसलिए वो जो उसके साथ करना चाहते हैं वो करने के लिए तैयार है ताकि वो पर्शिसेस को हरा सके। मगर अब गड्ढाओं से बताता कि एलियाना को उसके साथ इस करना होगा, तब वो शर्मा के इस चीज को इनकार कर देती है। अब वो दोनों टेंशन के माहौल में कुछ करने का सोच रहे होते हैं, तभी वहाँ पर्शिसेस आज पहुँचता है। अब वो गड्ढाओं को छुपने के बजाय उससे लड़ने को कहता है, मगर एलियाना आगे आके पर्शिसेस से लड़ने के लिए कहती है। अब इस दोनों तरफ एक युद्ध का माहौल बन जाता है, जहाँ गड्ढाओं अपने अवतार का इस्तेमाल करके पर्शिसेस पे वार करता है, मगर पर्शिसेस उसे आसानी से हरा देता है, जिसके बाद ये युद्ध बहुत देर तक चलती है।
और आखिर में पर्शियस अपने स्पेशल तीर से हमला करके गडो को नीचे गिरने में मजबूर कर देता है। अब इलियाना भी भागते हुए गडो को संभालने पहुंचती है, जिसके बाद हम पर्शियस को देखते हैं जो अपनी आखिरी हमले के साथ गडो को खत्म करने वाला होता है। मगर तभी वहाँ एथेना आती है और वो पर्शियस को ऐसा करने से रोक देती है। यहाँ उसे बताती है अगर उसे लग रहा है कि गडो मर चुका है तब वो गलत है, क्योंकि वो अपने पावर से दोबारा जिंदा हो जाएगा और वो तुमसे और भी ज्यादा ताकतवर बन के हरा देगा। अब ये बात पर्शियस को मजाक लगती है, इसलिए वो गडो को एक और मौका देख के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो बताता है कि अगली बार उसके ठीक होने के बाद उसे दोबारा हरा के एथेना को गलत प्रूफ करेगा। इसके बाद हम गडो को देखते हैं जिसके फिर से पेंडोरा से मुलाकात होती है। यहाँ पेंडोरा मदर उसे चीयर अप करने के बाद दोबारा उसकी लाइफ में भेज देती है। अब गडो होश में आती है, अपने सामने इलियाना को देखता है। असल में इलियाना इस बात को लेकर दुखी होती है कि अगर उसने गडो को किस करके पर्शियस से जानकारी दे दी होती तब उसके साथ ऐसा नहीं होता। खैर तभी उनके सामने इलियाना की मेड आती है जिसका नाम कैरन होता है। कैरन यहाँ पे इलियाना को बताती कि उसे गडो के साथ क्लोज होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने ब्रॉन्ज कॉपर ब्लैक क्रॉस में गडो को शामिल कर सकती है। अब यहाँ इलियाना उसकी बातों में आ जाती है और वो गडो के सामने कपड़े उतार कर उसे उसके साथ कुछ भी करवाने के लिए तैयार हो जाती है। मगर ये सब गडो के लिए हद से ज्यादा हो जाता है। वही कुछ देर बाद इलियाना को देखते हैं वो अपने गलतियों के लिए गडो से माफी मांग रही होती है। यह गडो उसके मासूम चेहरे को देख उससे माफ कर देता है। मगर तब हम इलियाना का ख्याल देखते हैं जहाँ वो गडो को अपने हमसफर समझने लगती थी। अब कुछ पल बाद गडो को इलियाना की फैंसी बुक मिल जाती है जिसमें इलियाना ने अपने सभी फैंसी के बारे में लिखा था। और जब इलियाना को मालूम पड़ता है कि गडो ने उसकी बुक को पढ़ लिया है तब वो गडो को जान से मार देने का सोच लेती है। मगर तभी यहाँ पर एथेना आ जाती है और उन दोनों की बहस भी थम जाती है। थोड़ी देर बाद हम गडो को देखते हैं जो एथेना से सवाल करता है कि पर्शियस ने उनकी शक्ति को कैसे ओवरकम किया। अब एथेना उसके सवालों का जवाब देने को तैयार होती है, मगर वो इसी के साथ गडो से एक फेवर भी मांगती है। अब गडो बिना सोचे समझे उसकी बातों को मान लेता है, मगर तभी इलियाना आगे जाती है और गडो को रोक देती है, जिसके बाद वो गडो को वहाँ लेके चली जाती है। अब गडो हैरान होता है कि आखिर इलियाना ने उसे आखिरी अपॉर्चुनिटी को उनके हाथ से कैसे जाने दिया, जिससे वो बताती कि एथेना अपने बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए वो ऐसा होने नहीं दे सकती। इसी के साथ इलियाना रोते हुए उसे एथेना से दूर करने को कहती है। अब अलग बगल के सभी लोगों की नजर गडो पर जाती है। यहाँ वो लोग सभी गडो को घूरने लगते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उसने इलियाना को रुलाने से मजबूर कर दिया था। अब बात बढ़ने से पहले वो इलियाना को अपने संग कहीं दूर ले जाता है, जहाँ वो दोनों साथ में आइसक्रीम खाने लगते हैं। इस तरह वो दोनों आपस में ही घर आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इलियाना अब उस अपने बुक पर फिर से फैंसी ड्राइंग करने लगती है, मगर हर बार उसने कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसके कुछ देर बाद वो गडो से मिलने जाती है। यहाँ उसने कैसे भी करके गडो को पैरालाइज कर दिया होता है, जिस पर गडो हैरानी से इसका जवाब मांगता है। तो इलियाना रिवील करती है कि वो एथेना से मिलने जा रही है ताकि उसके फेवर को पूरा कर सके, पर्शियस को मारने से तरीका जान सके। यहाँ इलियाना ये भी बताती कि गडो को एथेना से डील करने नहीं दे सकती, क्योंकि वो गडो को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खैर उसके बाद इलियाना अकेले में एथेना से मिलने पहुंच जाती है, जहाँ वो एथेना से पूछते कि वो गडो की जगह उसका फेवर कर देगी, मगर एथेना को गडो की जरूरत होती है, इसलिए उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर हिम्मत करके गडो भी पहुंच जाता है। वो एथेना से कहता है कि वो उसको फेवर मान लेगा, जिससे एथेना खुश होकर गडो को उसके सवालों पर जवाब देकर चली जाती है। लेकिन एथेना जाने से पहले गडो को बता देते कि वो उसकी फाइट खत्म होने के बाद अपने फेवर को पूरा करवाने आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम एरिका और मारिया को देखते हैं, जिसे सैल्वाटोर ने किडनैप कर लिया होता है। यहाँ उसका मकसद था कि वो उन दोनों को किडनैप करके गडो को पर्शियस से लड़ने दे। अब यहाँ हमें क्लियर होता है कि सैल्वाटोर ने जानबूझकर इस सोल को तोड़कर ड्रैगन और पर्शियस को सम्मन किया था, ताकि वो गडो को बिग फाइट के लिए तैयार कर सके। अब अगले सीन में हम कैरन को देखते हैं। इलियाना को समझाती है अगर उसे पर्शियस की जानकारी को गडो के साथ शेयर करना है तब उसे गडो को किस करना होगा। अब यह इलियाना कैरन की बातों से शर्मा जाती है। इसके बाद हम गडो को देखते जो इलियाना को फोर्स नहीं करना चाहता, इसलिए वो अकेले पर्शियस से लड़ने चल देता है। मगर बीच रास्ते में इलियाना उसे पकड़ लेती है और गडो उसे कहती है उसको किस करके मेमोरी ट्रांसफर करने को तैयार है। मगर गडो उसे बताता है मैं तुम्हारे फीलिंग को अनदेखा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा ख्वाहिश के बिना ये सब नहीं कर सकता। अब ये बातचीत चल ही रही होती है, तभी उन दोनों के सामने पर्शियस आ जाता है। यहाँ वो गडो को अपने साथ फाइटिंग करने के लिए एक बैटल ग्राउंड में ले जाता है। अब यहाँ देखते कि पर्शियस गडो के चारों तरफ डेड आर्मी की फौज होती है। अब इसी के साथ वो दोनों युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ सबसे पहला बार गडो की तरफ से होता है। यह गडो का कहना था कि वो भले ही उससे कमजोर है और वो उसे अपने करतूतों के लिए सबक सिखाएगा, मगर जब पर्शियस उसे हमला करता है तब गडो सीधे पीछे के दीवार में घुस जाता है। यहाँ सही समय पर इलियाना भी पहुंच जाती है। अब इलियाना को समझ आ चुका है कि अगर उसे गडो की जान बचानी है तब उसे किस करना ही होगा, इसलिए वो अगले पल गडो को किस कर लेती है।
यहाँ शुरू में इलियाना को थोड़ी सी घबराहट होती है, मगर गडाउ उसे शांत करके अपनी मेमोरीज को उसके अंदर ट्रांसफर करने को कहता है। अब कुछ पल बाद एक तेज रोशनी के साथ उनकी मेमोरी ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो पूरी भी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गडाउ अपनी पूरी ताकत के साथ पर्शियस के सामने आ जाता है। यह गडाउ अपनी तलवार का इस्तेमाल करके पर्शियस पर अटैक करवा देता है, जिससे पर्शियस की धनुष टूटकर नीचे गिर जाती है। अब पर्शियस को समझ आता है कि गडाउ को हल्के में लेकर गलती कर रहा है, इसलिए अगले पल वो अपने तलवार का इस्तेमाल करके उस पर वार कर देता है, लेकिन गडाउ खुद को बचाकर उसे पीछे की तरफ धक्का देता है। इसी बीच इलियाना गडाउ से मिलने आ जाती है। वो गडाउ को मॉरल सपोर्ट दे ही रही होती है, तभी उस पर पर्शियस हमला करने लगता है, मगर इस बार इलियाना उसे संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। अब इलियाना को पर्शियस का कोई डर नहीं होता क्योंकि उसके साथ में गडाउ होता है, मगर यहाँ पर्शियस का कुछ और ही प्लान था। इलियाना को वो अपने वश में करके गडाउ पर हमला करने के लिए भेज देता है। अब ये देख के गडाउ को शुरू में कुछ समझ नहीं आता, मगर जब उसकी नजर इलियाना की आंखों पर जाती तब उसे एहसास होता है कि इलियाना को पर्शियस ने वश में कर लिया है। जिसके बाद इलियाना अपने धनुष का इस्तेमाल करके गडाउ को हार्म पहुंचाने वाली होती है। तब उसे सही समय पर गडाउ की आवाज सुनाई देती है और वो पर्शियस के वश से बाहर आ जाती है। इस वजह से पर्शियस को गुस्सा भी आ जाता है और गडाउ पर हमला करने लगता है। अब इस दौरान पर्शियस किसी तरह गडाउ पर भारी पड़ने लगता है, मगर तभी गडाउ के इशारे पर इलियाना अपने तीर का इस्तेमाल कर पर्शियस पर हमला कर देती है। यहाँ उसके ऐसा करने से एक तीर पर्शियस को लग जाती है और इसका फायदा उठाकर गडाउ उसे हरा देता है। पर इस भयंकर युद्ध के दौरान गडाउ को ढेर सारी चोट लग जाती है। इसे देख इलियाना का दिल भर आता है। यहाँ वो अपने मैजिक से गडाउ को हील करने की कोशिश करती है और वो इसमें असफल होती है। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर उसे गडाउ को ठीक करना है तो तब उसे साथ में किस करना होगा। अब वो ऐसा करने ही वाली होती है तभी वो एथेना आ जाती है। अब एथेना गडाउ को बुरी हालत में देख उसे किस करके हील कर देती है। इस तरह इलियाना को किस करने का मौका पूरा होने से रह जाता है। अब इसके बाद हम पर्शियस को देखते हैं, जो खुद को हारता हुआ देख वहाँ से भाग जाता है, मगर अब वो कसम खाता है कि जल्दी रिकवर होकर गडाउ को मारने वापस आएगा। अब वो ये सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे काली परछाई आ जाती है और वो पर्शियस को मारकर अपने अंदर समा ही लेती है। तो आखिर ये काली परछाई किसकी है तो हमें जल्दी मालूम पड़ जाएगा। वही दूसरी तरफ गडाउ को देखते हैं जिसे इलियाना ने सही समय पर हॉस्पिटल ले आई। यहाँ वो गडाउ को खुश करने के लिए कहती है, या मैं आपके लिए खाना बना सकती हूँ। पर जब तक गडाउ कुछ बता पाता तब तक वो यहाँ पर एरिका और मारिया आ जाती हैं। यहाँ वो गडाउ पर किसी को बात को लेकर गुस्सा थी। असल में इलियाना की मेट कैरन ने उन्हें गडाउ और इलियाना की किस वाली बात बता दी थी। यहाँ उन दोनों में सबसे ज्यादा गुस्सा एरिका होती है, क्योंकि उसने गडाउ को साफ साफ कहा था कि उसके और मारिया के अलावा किसी तीसरी लड़की के बारे में सोच नहीं सकता। यार इसी के साथ यहाँ पर एरिका और इलियाना के बीच में छोटी नोकझोंक हो जाती है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और तब तक हम मारिया को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऐना नाम की लड़की आती है। यहाँ वो मारिया से उसकी गडाउ के रिश्ते के बारे में पूछताछ करती है, मगर बातों ही बातों में ऐना को मालूम पड़ता है कि मारिया को गडाउ से प्यार होने लगा है। इसलिए मारिया के सामने एक ऑफर देती है, जहाँ वो रूल्स के हिसाब से गडाउ से शादी तो नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसके बजाय गडाउ से शादी करेगी और मारिया उसकी प्राइवेट नीड को पूरा करेगी। अब यहाँ मारिया को ना चाहकर भी इसके लिए हाँ करना पड़ता है। जिसके बाद हम इलियाना को देखते हैं, जो गडाउ को इतना पसंद करने लगी थी जो उसको स्कूल में एडमिशन भी ले लेती है और पूरे क्लास के सामने खुद को गडाउ से कमिटेड दिखाती है। मगर ये सब इतना ही नहीं रहता, वो हर दिन गडाउ के घर पहुंचने लगती है ताकि वो गडाउ के साथ जितना हो सके उतना पल बिता सके। इसी तरह एक दिन जब वो लोग सब लंच कर रहे होते तब शिजुका अपने भाई पर इतनी लड़कियों को फंसाने के लिए बुरा भला कहने लगती है, मगर तब तक इलियाना को देखते ही वो गडाउ को चिपकने का मौका ढूंढ रही होती है। अब एक दिन गडाउ जब अपनी क्लास में पहुंचता है तब उसे एक लेटर मिलता है। यहाँ उसमें किसी ने गडाउ को टी रूम में मिलने के लिए कहा था। अब गडाउ अगले पल में टी रूम में पहुंच जाता है, मगर तब तक गडाउ की सिक्योरिटी के लिए इलियाना एरिका भी आ जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गडाउ की मुलाकात ऐना से होती है। यहाँ ऐना उसे बताते कि यहाँ पर गडाउ से शादी करने वाली है, जिसके बाद वो ये भी बताते कि मारिया के बिहाफ पे ये सब कर रहे हैं क्योंकि मारिया उसे पसंद करने लगती है। मगर तब गडाउ उसके ऑफर को ठुकराते हुए बताता है कि ये वो ऐसा नहीं करेगा, बल्कि मारिया उसकी अच्छी दोस्त है। अब ये बात मारिया को कहीं ना कहीं बुरी लगती है क्योंकि वो गडाउ को अपना समझ बैठी थी। फिर इसके बाद ऐना बताती कि गडाउ को 3 लड़कियां पसंद हैं, इसलिए वो उसे किसी न किसी से शादी करनी पड़ेगी। अब यहाँ ऐना लगे हाथ इलियाना की बुराई भी करती है क्योंकि वो गडाउ की दूसरी पसंद होती है। अगर वो शादी के लिए तीनों में से किसी को चुनता है, अब ये बात इलियाना को अपनी बेइज्जती की तरह लगती है। इसके बाद इलियाना कुछ उल्टा जवाब देती, तब तक एरिका उसके बीच में इंटरफेयर करती है और ऐना से उसे अकेले में बात करने को कहती है। अब इसी के साथ बाकी लोग बाहर आ जाते हैं, जब हम साफ साफ देख सकते हैं कि ऐना की बातों से इलियाना और मारिया को कुछ बुरा सा लगता है, इसलिए वो गडाउ से नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। इधर गडाउ अकेले रह जाता है, तब आखिर में एरिका वहाँ आती है। यहाँ उसने ऐना से कुछ बातचीत की होती है, लेकिन वो ये बात उसके साथ शेयर नहीं करती।
फिर कुछ समय बाद एरिका भी महसूस करने लगती है कि एलियाना और मारिया के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर वो गडाओ को उसके साथ डेट पर चलने को कहती है। गडाओ मान तो जाता है, लेकिन एरिका से पूछता है कि आखिर वो दोनों डेट के लिए कहाँ जाएंगे। इस पे एरिका उसे उसी जगह के बारे में बताती है जब गडाओ ने पहली बार एथेना से फाइट किया था। अब इसके बाद एरिका खुद को तैयार करके गडाओ के साथ डेट पर चल देती है। यहाँ वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि शॉपिंग करना, घूमना फिरना, साथ में आइसक्रीम खाना। वही दूसरी तरफ एलियाना और मारिया को देखते हैं जो एक दूसरे से मिलने के बाद गडाओ को लेके बात करते हैं। उन्हें बातचीत से मालूम पड़ता है कि गडाओ और एरिका साथ में डेट पर गए हैं। अब यहाँ उन्हें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि एरिका वही लड़की है जो गडाओ को अच्छे से जानती है और समझती है। इसी के साथ हम एरिका को देखते हैं जो गडाओ को डेट के आखिरी पलों से उसे जगह पर ले जाती है जहाँ उसने पहली बार एथेना को हराया था। अब इसके बाद अचानक से वहाँ पर एना आ जाती है, जहाँ वो उससे पहले एरिका को फाइट करने के लिए कहती है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि एरिका ने आखिरी बार जब एना से बात हुई थी तब उन्होंने फाइट बैटल करने का डिसाइड किया था। अब यहाँ इसी के साथ एरिका भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर ये सब चीजें गडाओ को समझ नहीं आती और वो दोनों के बीच में आने फाइट रोकने के लिए कहता है। और एरिका के लिए गडाओ को खड़ा होते देख एना भी ठान लेती कि गडाओ को हासिल करके ही रहेगी। जिसके बाद उन दोनों में फाइट कंटिन्यू हो जाती है, उन दोनों में बराबर की टक्कर होने लगती है। पर समय के साथ एरिका बैटल में ओवरकम होने लगती है। तब एना अपने पावर का इस्तेमाल करके एक डार्क होल में जैसी टीम में डाल देती है। ये डार्क होल जैसी चीज असल में अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता होता है, जहाँ वो होल धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इसलिए एरिका बिना देरी किए गडाओ को बचाने के लिए उसमें कूद जाती है। इस तरह एरिका और गडाओ अंडरवर्ल्ड में समा जाते हैं। वही दूसरी तरफ शिजुका को देखते हैं जो अपने घर में बैठी होती है और उसके छत पर छेद होता है और नीचे एथेना आके गिर जाती है। या एथेना कुछ देर पहले उसकी काली परछाई से लड़ रही थी, इसने परसिस को उसके अंदर संभाल लिया था। वही फाइट के दौरान जो काली परछाई एथेना पर हमला करके उसे घायल कर देती है और तब जाके एथेना सीधे गडाओ के घर में जा गिरती है। या एथेना को जैसे ही होश आता है गडाओ की स्मेल को पहचान जाती है। तब शिजुका उसे बताती है कि गडाओ की स्मेल इसलिए आ रही है क्योंकि उसे उसी का घर है। वही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हम गडाओ को देखते हैं जो सिर दर्द के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। तब उसकी नजर सामने के घर पर पड़ती है और वो उसमें दाखिल हो जाता है। या उसके सामने हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो आराम से ड्रिंक कर रहा होता है। अब उस व्यक्ति की नजर गडाओ पे पड़ती है और गडाओ का नाम लेकर उसने बैठने को कहता है। उन दोनों के बातचीत से मालूम पड़ता है कि वो आदमी असल में एना का ग्रैंडफादर है और उसका नाम हायो सुनासो होता है। अब इसके बाद गडाओ की बहन को देखते जो एथेना की वजह से परेशान हो रही होती है, मगर ये एथेना का बिहेवियर कुछ अलग सा होता है। गडाओ के बारे में अच्छी बातें कर रही होती है, इसके पीछे का असल रीजन क्या है ये हमें आगे मालूम पड़ेगा। अब हम एरिका को देखते जो गडाओ को बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड में एंटर कर चुकी थी, मगर तब उसके पीछे एना भी आ जाती है। इसलिए उन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ एरिका की बॉडी धीरे धीरे वैनिश हो रही थी, मगर ठीक उसकी अपोजिट एना बिल्कुल ठीक थी। अब यहाँ एरिका को मालूम पड़ता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो एना और उसके दादा की वजह से हो रहा था। इसके बाद हम फिर से गडाओ को देखते हैं जो हाया सुसानो से बात कर रहा होता है कि तभी उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। अब यहाँ सुसानो समझ आता है कि उसके साथ भी ये सब हो रहा है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की दुनिया मौत और जिंदगी के बीच की दुनिया है और यहाँ गडाओ के साथ ये सब होना एक आम बात है। अब बातों ही बातों में गडाओ को मालूम पड़ता है कि अंडरवर्ल्ड में लाने में सुसानो का हाथ भी था, इसलिए वो अपनी चिंता छोड़ एरिका के बारे में पूछने लगता है। तो सुसानो से एरिका और एना के फ्यूचर में होने वाली फाइट को दिखाता है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि एना ने अब अपने शरीर को एमा और मकारू नाम के गॉड के सम्मान कर लिया था। अब इससे हमें मालूम पड़ता है कि एना पूरी तरह से उस गॉड के कब्जे में चुकी थी। अब एना पूरी तरह से गॉड के कब्जे में आ चुकी थी, इसलिए एरिका के सामने टिक पाना बिल्कुल मुश्किल था। वही गडाओ ठान लेता है कि वो एरिका की जान बचाकर ही रहेगा, इसलिए वो हाया सुसानो को उसकी मदद करने की धमकी देता है। यहाँ हाया उसे बताता है कि अगर वो एरिका के पास जाना चाहता है तब उसे उस जगह के बारे में सोचकर टेलीपोर्ट होना होगा। अब हम एरिका और एना को प्रेजेंट समय में फाइट करते हुए देखते हैं। यहाँ एरिका एना की हर वार से बच रही होती है, इसलिए एना अपने शरीर को डार्कनेस के हवाले कर खुद को सेक्रीफाइस कर लेती है। अब उसके साथ वो एरिका पर हमला कर उसे घायल कर देती है। इसके बाद हम नॉर्मल वर्ल्ड में मारिया और एलियाना को देखते हैं, जिन्हें मालूम पड़ता है कि एरिका और गडाओ अंडरवर्ल्ड में जा चुके हैं, इसलिए वो जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी मदद करने लग जाते हैं। मगर उनके पास अंडरवर्ल्ड का रास्ता खोलने के लिए कुछ चीजें मौजूद नहीं होती। अब उन्हें लग रहा था कि एरिका और गडाओ की जान नहीं बचा पाएंगे, तभी उनके सामने अकामासु आ जाता है। जब एलियाना उसे देख के गुस्से में आ जाती क्योंकि ये सब उसकी और उसकी गवर्नमेंट की वजह से हुआ था, मगर तब अकामासु उन्हें याद दिलाता है कि गडाओ को बाहर निकालने की पूरी दुनिया को बचाना चाहता है। अब अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए वो उन दोनों को ऊपर से देखने को कहता है। ये उन दोनों को मालूम पड़ता है कि पूरी दुनिया एक अजीब से भरे अंधेरे में छुपते हुए जा रही थी। अब उसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को गडाओ की जरूरत पड़ने वाली है। खैर इसके बाद हम एरिका को देखते हैं, जिसपे एना अपने हमले से वार करने ही वाली होती है। तभी सही समय पर गडाओ आ जाता है और वो एना के हमले को रोक देता है। इसके बाद वो खुद को आगे आके एना से लड़ने को सोच लेता है।
अब वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके एना को अपने गोल्डन वर्ल्ड में समन करके अपनी तलवारों से हमला करने लगता है। अब गोडाओ की ताकत देख एमा और मुकुमारू खुद को पीछे कर कुछ समय से वहाँ से जाने से बुराई समझता है। जिसके बाद एना एक ब्लैक होल में एंटर कर वहाँ से गायब हो जाती है। मगर यहाँ एना भले जा चुकी थी, लेकिन उससे बचाने के पहले एरिका को काफी बुरी हालत में छोड़ दिया था। अब एरिका को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ कुछ पलों की मेहमान है, मगर गोडाओ से ऐसा सोचने से रोकने लगता है। अब वो अपने थॉट पावर का इस्तेमाल कर एरिका के साथ टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, मगर वो हर बार गलत जगह पहुंच जाता है। अब समय के साथ एरिका की हालत और भी नाजुक होने लगती है। तब जाके गोडाओ को एक जगह मिलता है जहाँ वो एरिका को जमीन पर रख उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। यहाँ एरिका गोडाओ को क्लियर करती हुई जल्दी मरने वाली है, वो चाहकर भी दोबारा हील नहीं हो सकती, यानी कि एरिका पर गोडाओ की हीलिंग पावर का कोई असर नहीं होने वाला था। अब एरिका जाने से पहले अपनी आखिरी इच्छा को गोडाओ से शेयर करती नहीं, वो सबसे पहले अपने प्यार को कन्फेस करती है, मतलब वो उसे एलियाना और मारिया का ध्यान रखने को कहती है। मगर गोडाओ को सबसे ज्यादा एरिका के लिए चिंता होती है। वो खुद पर से आपा खोकर सीखने लगता है, तब तक अपने सामने वेथेनेजीना को देखता है। यहाँ वेथेनेजीना उसकी बुराई करने लगता है, जिससे गोडाओ को गुस्सा आ जाता है और वो वेथेनेजीना पर हमला कर देता है। अब यहाँ गोडाओ को डिवाइन पावर मिल जाती है, इसलिए उसके इस्तेमाल से एरिका को किस करने लगता है। अब इस डिवाइन किस की वजह से एरिका दोबारा हील हो जाती है। इसके बाद हम मारियो और एलियाना को देखते हैं, जो कैसे भी करके अपने मैजिकल पावर से अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन करने वाले होते हैं। अब यहाँ वो दोनों कुछ करने का सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एथेना आ जाती है। मगर इस एथेना में कुछ तो अलग बात होती है, उसके आसपास काली परछाई उड़ रही होती है। अब एथेना की इस रूप को देख मारियो और एलियाना हैरान हो जाती हैं। इसके बाद एलियाना बिना देरी करे उन पे हमला कर देती है। तब हम गोडाओ और एरिका को देखते जो कुछ समय के लिए सुकून की सांस ले रहे होते हैं। अभी उनके सामने एना आ जाती है, पर इस बार वो एक बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी थी। इसके बाद एरिका आगे जाते हुए उस मॉन्स्टर से लड़ने का डिसाइड करती है, जब वो गोडाओ के डिवाइन पावर्स के साथ उस मॉन्स्टर पर वार करने लगती है, और तब जाके वो मॉन्स्टर एक वार में नीचे गिरने लगता है। इस बीच गोडाओ सीधा एना के पास जाता है, जो उस मॉन्स्टर में फंसी होती है। इसलिए पूरी ताकत के साथ उसे बाहर निकाल लेता है, मगर जब एना बाहर आती है तो वो बिल्कुल कपड़ों के बिना होती है। यहाँ उसे देख गोडाओ अपनी नजरें घुमा लेता है। इसके बाद एना अपने पूरे कपड़े को पहनकर गोडाओ को उससे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। अब यहाँ एरिका उस मॉन्स्टर से आगे की फाइट को कर रही होती है कि तभी ऊपर आसमान में क्रैक होने लगता है। ये क्रैक असल में नॉर्मल वर्ल्ड से एथेना कर रही होती है। अब इस तरह अंडरवर्ल्ड में बड़ा सा छेद होकर टूट जाता है। इसके बाद हम एथेना को देखते हैं, जो अपने पावर से उस मॉन्स्टर को ऑब्जॉर्व करके अपने शरीर में समा लेती है। मगर ये सब देख गोडाओ और बाकी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे एथेना को देखते हैं, जो भागते हुए वहाँ पहुँच जाती है। अब सामने दो एथेना को देख उन सभी की हैरानी 10 गुना बढ़ जाता है। तो गोडाओ को रियलाइज होता है कि उन दोनों में से एक एथेना असल में वेटिस है। वेटिस असल में एथेना की माँ होती है, जिसे उसके पति ज्यूस ने मार दिया था। अब इसी के साथ उन सभी को ये रियलाइज होता है कि प्रिंस एलिस की प्रोफेसी अब सही साबित हो रही है, क्योंकि मैटिस एक गॉर्जरीन होती है और प्रोफेसी में बताया गया है कि गॉर्जरीन पूरी दुनिया को अंडरवर्ल्ड में दुनिया में धकेल देगा। अब उन सभी को समझ आता है कि शुरू से एथेना को गलत समझ रहे थे, बल्कि असली खतरा तो मैटिस होती है। और इसी के साथ मैटिस उन सभी को हमला करती है, लेकिन गोडाओ कैसे भी करके खुद की जान बचा लेता है। इसके बाद गोडाओ को मालूम पड़ता है कि मैटिस एथेना को अपने शरीर में ऑब्जर्व करके मारना चाहती है, ताकि वो खुद को और भी ताकतवर बना सके और पूरी दुनिया को अंडरवर्ल्ड में डाल सके। इसके बाद एरिका डिसाइड करता है कि गोडाओ और एथेना को वहाँ से चले जाना चाहिए, और जब तक वो मैटिस से फाइट करेगी। अब इसके बाद एरिका कैसे भी करके गोडाओ और एथेना को कमासो के साथ भेज देती है। तब एरिका के साथ मारियो और एलियाना भी फाइट करने के लिए रुक जाती हैं। एक तरफ वो तीनों लड़की साथ मिलकर मैटिस से फाइट कर रही होती हैं। वहीं गोडाओ को दूसरी तरफ बातों में मालूम पड़ता कि एथेना जब आखिरी बार मैटिस से लड़ी तब उसने एथेना की मेमोरी को अब्सॉर्ब कर लिया था, इसलिए एथेना ने अपने यादों को खो दिया है। खैर यहाँ साफ साफ क्लियर था कि एथेना की अजीब हरकत के पीछे उनकी मेमोरी लॉस ही थी। अब उसके बाद वो दोनों एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं, मगर तब कुछ देर बाद जब वहाँ पर मैटिस भी आ जाती है और एथेना को ढूंढने लगती है। मगर गोडाओ एथेना को अपने दोस्त समझ चुका था, इसलिए वो आगे आके उसके लिए मैटिस से लड़ने का डिसाइड करता है। वो अपने पावर को रिगेन करके उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब मैटिस अब हमले के साथ एथेना पर वार करने वाली होती है, तब गोडाओ बीच में आके एथेना की जान बचा लेता है। अब ये चीज एथेना भी देखती है और वो गोडाओ को उसकी मदद करते हुए देख हैरान हो जाती है। वही गोडाओ को चोट लगती है तो नीचे गिर जाता है। जब मैटिस अपने आखिरी हमले से ऊपर वार करने वाली होती है, मगर तभी एथेना मैटिस को ऐसा करने से रोक लेती है, और ये बात एथेना को पसंद नहीं आती और उससे एथेना को ग्रैब कर लेती है। इस तरह वो एथेना के पावर को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। तेज रोशनी के साथ वो अपने बिगेस्ट फॉर्म में आ जाती है। यहाँ गोडाओ एथेना को ना बचा पाने के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है, और तब हिम्मत के साथ मैटिस से लड़ने आ जाता है। अगर मैटिस जो अब अपनी फाइज फॉर्म में आ चुकी है, वो गोडाओ को बात सुन के हंसने लगती है। अगर तभी गोडाओ के बगल में एरिका मारे एलियाना आ जाती हैं।
यह गड्ढा उन तीनों के साथ एक एक करके किस करता है और उनके पावर को इस्तेमाल करके मैटिस पर वार कर देता है। इस तरह मैटिस काफी हद तक कमजोर हो जाती है, मगर उसकी पावर अभी भी गड्ढों से काफी ज्यादा है। यहाँ गड्ढों को रियलाइज होता है जब तक उसकी मैटिस की मेमोरी नहीं मिल जाती तब तक उसे हरा नहीं सकता। और इसी के साथ अब एथेना को देखते जो खुद को संभालते हुए गड्ढों को किस करने लगती है। अब उसके ऐसा करने से गड्ढों के पास मैटिस की सभी जानकारी आ जाती है और तब वो मैटिस से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। यहाँ वो अपने बड़े हथियार का इस्तेमाल करके मैटिस को खत्म कर देता है और तब आसमान से वो काली परछाई भी गायब होने लग जाती है। गड्ढा और 3 लड़कियों की वजह से पूरी दुनिया बच जाती है। वही कुछ समय बाद गड्ढा को देखते जिससे जिंदगी में अब अनाचली शामिल हो जाती है और अब ये बात गड्ढा की बहन सिजुका को पसंद नहीं आती और उस पर गुस्सा होने लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।